हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि होने वाला है आज का टॉपिक ह्यूमन ब्लड के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल को देख करके समझ ही लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ मानव रक्त या ह्यूमन ब्लड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जो भी इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है मानव रक्त, मतलब क्या होता है कि ह्यूमन ब्लड। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ, ह्यूमन ब्लड के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर आपसे बोला गया है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। क्या बोला गया? रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, रेशेदार ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। तो तरल संयोजी ऊतक किस प्रकार का ऊतक होता है? तो संयोजी ऊतक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक की कैटेगरी में आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया सेकंड नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर मानव रक्त में, क्या बोला गया? मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव रक्त जो होता है उसमें प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 55%, मतलब 55%। ठीक है, 55% जो होता है वो मानव रक्त में प्लाज्मा का हिस्सा होता है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है कि 55% भाग प्लाज्मा का होता है और जो आपके बाकी के बचे हुए भाग हैं 45% वो आपके होते हैं रुधिराणु। ठीक है, रुधिर के जितने भी आपके ब्लड के जितने भी अणु होते हैं वो सभी आते हैं 45% में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया थर्ड नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि प्लाज्मा जो है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि रक्त में 55% भाग तो प्लाज्मा का होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि प्लाज्मा जो होता है उसमें जल का कितना परसेंट भाग पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 90%। क्या हो जाएगा? 90% आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है 90% और बाकी के जो 10% आपके बचे होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? तो आपके मिनरल्स वगैरह जो भी रक्त में पाए जाते हैं, जैसे अन्य पदार्थ में आपका प्रोटीन आ जाता है, ग्लूकोज आ जाते हैं, एंजाइम आ जाते हैं, यूरिया आ जाती है। ठीक है, ये सभी जो भी आपके बिल्कुल अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन वगैरह होते हैं ये सभी 10% पाए जाते हैं और प्लाज्मा में 90% जो हिस्सा होता है वो होता है जल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए, देखिए फोर्थ नंबर में क्या बोला गया, यहाँ बोला जा रहा है आपसे कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मैंने एक वीडियो अलग से पीएच मान की बना रखी है, तो जिन बच्चों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो उसको पहले वीडियो को देख लीजिएगा, पीएच मान की बिल्कुल अच्छे से मैंने ट्रिक वाइज उसको समझाया है, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और वहाँ पर मैंने मानव रक्त के बारे में भी आपको बताया था कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। कितना होता है? तो 7.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया फिफ्थ नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने का काम होता है वो किस प्रोटीन का होता है काम, ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि रक्त में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 6 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आपसे बोला गया है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि रक्त जो है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि रक्त में, हमारे ह्यूमन ब्लड में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता देना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि रक्त में कुछ प्रतिशत भाग जो होता है वो सोने का भी होता है। ठीक है, कुछ प्रतिशत भाग होता है सोने का, लेकिन जो संपूर्ण भाग होता है रक्त में, जो ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं होता है, वो कौन सी धातु का होता है? तो वो होता है लोहा। लोहे का रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है Fe। क्या होता है? Fe इसका रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया 7th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर
रक्त जमाने के लिए मुख्य तत्व कौन सा होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि रक्त का जो थक्का जम जाता है, जैसे चोट लग जाती है, रक्त निकलने लगता है, तो वहाँ पर रक्त का जो थक्का जमता है या फिर रक्त जो जमाया जाता है, तो उसके लिए मुख्य तत्व कौन सा कार्य करता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो होता है वो रक्त के थक्के को जमाने के लिए मुख्य तत्व की भूमिका निभाता है। कैल्शियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Ca। क्या होता है, Ca इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए 8 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, सर्वदाता रक्त समूह का मतलब क्या है, तो ऐसा रक्त समूह जो सर्वदाता हो, मतलब क्या हुआ कि ऐसा रक्त समूह जो सभी को अपना रक्त दे सकता हो, तो उसको बोला जाता है सर्वदाता रक्त समूह। तो ऐसा कौन सा समूह होता है, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा, ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओ जो ब्लड सैंपल होता है, ओ जो रक्त समूह होता है, वो होता है आपका सर्वदाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 9th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वग्राही अब कौन सा है। सर्वग्राही का मतलब क्या होता है कि जो ऐसा रक्त समूह हो जो कि सभी रक्त समूह से रक्त ले सके, ठीक है, सभी से रक्त ले सके, उसको बोलते हैं सर्वग्राही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी रक्त समूह। क्या हो जाएगा, ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 10th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, स्वस्थ मनुष्य का, क्या बोला गया, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका रक्तदाब कितना होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। क्या हो जाएगा, 120/80 mmHg आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दी गई 11th नंबर, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आरबीसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया क्या होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म आपका होता है रेड, उसके बाद आपका बी का फॉर्म होता है ब्लड, और सी मीन्स होता है सेल, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल के आता है रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी जो होता है उसकी कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाना है एनीमिया। क्या हो जाएगा, एनीमिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोला जाता है अरक्तता, ठीक है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, तो उनकी कमी जब हो जाती है तो रक्त कम हो जाएगा, ठीक है। रेड ब्लड जब कम हो जाता है आपके शरीर में तो रक्त की कमी होती है, जिसके कारण अरक्तता हो जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है एनीमिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 12 नंबर, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। यहाँ आपसे बोला गया है कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हृदय, फेफड़ा, किडनी या फिर कार्निया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। क्या हो जाएगा, कार्निया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन आइज़ होती हैं, आपको पता होगा ह्यूमन आइज़ जो होती हैं उसके अंदर जो ये भाग होता है, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, कार्निया बोला जाता है, ठीक है। ये जो अंदर का सेल्स होता है इसको बोला जाता है कार्निया। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन आइज़ होती हैं तो उसमें आपको पता ही होगा कि जहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा सकती है, ठीक है, ऐसा आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा सकती है तो फिर वो जो पार्ट होता है, कार्निया जो होती है, आग जो होती है मनुष्य की, वो जीवित अवस्था में कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं अपने फिगर में, तो यहाँ पर ये जो पार्ट आप दिख रहा है आपको आँख का, तो आपको पता होगा कि ये जो होता है पार्ट, ये डायरेक्टली टेम्परेचर कहाँ से इसको मिलता है, तो ये डायरेक्टली मिलता है वातावरण से, ठीक है, बाहरी वातावरण से, इसको एटमॉस्फेयर से जो है ये डायरेक्टली टच में रहता है, जिसकी वजह से इसको बाहर से ऑक्सीजन मिलती है और वहाँ पर रक्त नहीं जाता है, इसलिए रक्त के माध्यम से वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दी गया 13 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि रक्तदाब जो होता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, स्फिग्मोमैनोमीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर आपका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर बोला गया है यहाँ पर WBC का जीवन काल कितना होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि WBC जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, तो उसका जीवन काल कितना होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 5 दिन। क्या हो जाएगा, 2 से 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्स में आपको दे दिया जाएगा कि 1 से 4 दिन, ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्स में ऐसा भी दिया जाए कि 1 से 4 दिन, या फिर कहीं पर दे देंगे आपको कि 2 से 10 दिन, या फिर कहीं पर दे देंगे आपको कि 2 से 15 दिन। तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन दिख जाए तो आपको उसी को टच करना है, ठीक है। 2 से 5 दिन, 1 से 4 दिन, 1 से 10 दिन, या फिर 2 से 15 दिन, तो इनमें से आपको जो भी ऑप्शन दिख जाए उसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 5 दिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए दिया गया है 15 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कौन प्रदान करता है, WBC प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, तो WBC यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए WBC जो होता है वो हमारे शरीर के ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में रोगों को या जीवाणुओं को, विषाणुओं को आने से रोकते हैं और उनको मारते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, WBC आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए दिया गया 16 नंबर बोला गया है यहाँ पर एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि एलर्जी जो होती है आपकी, उससे निपटने के लिए या उससे बचाने के लिए जो आपके WBC होते हैं उनमें से आपका कौन सा WBC कार्य करता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। क्या हो जाएगा, बेसोफिल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बेसोफिल्स जो होता है वो WBC का एक पार्ट होता है जो कि एलर्जी से निपटने के लिए कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिए गए 17 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर जीवाणुओं से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जीवाणुओं से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है। अब देखिए जीवाणु एक वर्ड आया है तो आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु के कैटेगरी में क्या आता है, तो जीवाणु की कैटेगरी में आता है आपका वायरस। क्या आता है, वायरस आपकी जीवाणु कैटेगरी में आता है। वो किसी भी प्रकार का वायरस हो वो आपकी जीवाणु की ही कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जीवाणु या वायरस से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 3 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर WBC का कम होना क्या कहलाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यदि आपके शरीर में WBC की कमी हो जाए, ठीक है, अगर आपके शरीर में WBC सामान्य से कम हो जाए तो आपके शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा या आपको बताना है कि उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, WBC कम होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोपीनिया। क्या हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, देखिए बोला जा रहा है 19 नंबर में WBC का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। अब आपको बताना है कि WBC अगर सामान्य से अधिक हो जाए, अगर उसके सेल्स जो होते हैं वो आपके शरीर में अधिक मात्रा में हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ बोला गया आपसे WBC के अधिक हो जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है। आपको यहाँ पर बताना है कि WBC जो होता है वो अगर अधिक हो जाता है आपके शरीर में तो उससे आपके शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लड कैंसर, एनीमिया, रतौंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड कैंसर। क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके शरीर में WBC की अधिक मात्रा हो जाती है, ज़्यादा ही अधिक मात्रा हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो ब्लड कैंसर आपको हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज के सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जिसको भी वीडियो का PDF चाहिए, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर डेली PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि रोजाना ऐसी अमेजिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ आपको नॉलेज देने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। कल मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।